हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं रवीना टंडन। वक्त हो गया है गुड न्यूज टुडे पर आपको देश की बात सुनाने का। जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने पर ही इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। चुनौतियां ही इंसान से वो अनोखे काम करवा लेती है जिन्हें सामान्य तौर पर पूरा करना मुमकिन नहीं होता। आज आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाती हूं जिन्होंने लाइफ में मिले चैलेंजेस को कबूल किया और उनका सामना कर कामयाबी के झंडे गाड़े। पेड़ पौधे, हरियाली सभी को पसंद आते हैं। हम अपने आसपास गमलों में पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन हम शायद ही उन जंगलों के बारे में सोचते हैं जो हमारी जरूरतों की वजह से गायब हो गए। यानी इन जंगलों के पेड़ विकास की भेंट चढ़ गए। विकास जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जंगलों को आबाद करना, क्योंकि इससे धरती का संतुलन बना रहता है, पर्यावरण की रक्षा होती है। इस मामले में जोधपुर के गौरव की जुनून काबिले तारीफ है। इंजीनियरिंग के बाद बढ़िया नौकरी इंतजार कर रही थी, लेकिन गौरव जंगल लगाने निकल पड़े और एक दिन वाकई कमाल कर दिखाया। अगर हरियाली पसंद हो तो लोग गमलों में पौधे लगाते हैं। मुमकिन हुआ तो घर के आगे पीछे की खाली जमीन पर पेड़ लगा दिए जाते हैं। लेकिन बस्ती से दूर इस वीराने में ऐसा जंगल कौन लगाता है भाई? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और हम लोग जंगल लगाते हैं। तो हमारा मेन काम यही है कि मारवाड़ के जो पुराने जंगल है, जब इंसान ने यहाँ पे गड़बड़ करना नहीं शुरू किया था, अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना नहीं शुरू किया था, तब जो यहाँ पे वनस्पति रही थी, जिस तरीके से वनस्पति रही थी, जिस तरीके के जंगल हुआ करते थे, घास के मैदान हुआ करते थे, श्रब लैंड्स हुआ करते थे, तो हमारा मकसद भी यही है, हमारा काम भी यही है कि हम उन तरीके के जंगलों को वापस मारवाड़ की धरती के ऊपर लाना चाहते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने ये मरुवन जो जगह थी उसकी मतलब उसकी शुरुआत की। मरुवन यानी यही मरुभूमि के जो वन हैं उनको वापस लाने का तरीका। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अच्छी खासी नौकरी का रास्ता सामने मौजूद था, लेकिन बंजर जमीन पर जंगल आबाद करने की धुन में इस आदमी ने अलग रास्ता चुना। एक कंपनी में काम करते हुए देश के अलग अलग इलाकों में जंगल उगाए। इस दौरान जमीन की खूबियां और पेड़ पौधों की बारीकियां सीखी। फिर एक दिन कदम अपनी जन्म धरती यानी जोधपुर ले आए। मकसद था रेत के मैदान में हरा भरा जंगल आबाद करना। रेत का ये पूरा इलाका खारे पानी का है, जो ना इंसान के काम का है और ना ही जानवरों का। यहाँ के पानी से पेड़ पौधे तक नहीं पनप सकते, लेकिन गौरव ने ये कर दिखाया। पहला काम हम लोगों ने जो किया यहाँ पे आने के बाद वो था तालाब बनाना। ये हमारा पहला तालाब था जो हमने करीबन 4 साल पहले इसको बनाया। हमने इस थाली जैसे तालाब के अंदर कुछ कुछ जगहों पे 20-20 फीट गहरे गड्ढे करवा दिए, इस तरह की ट्रेंचेस करवा दी, जिससे कुछ हिस्सा इस नाड़ी का काफी गहरा हो, कुछ हिस्सा तले के ऊपर हो। उससे हमारा जो इवेपोरेशन था, उससे जो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है, वो हमारा कम हो गया। पानी लंबे समय तक मीठा रहने लगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ने लगा। तो एक तरीके से हम काफी, एक बार जब अच्छी बारिश हो जाती थी, 2 से 3 साल के अंदर एक बार यहाँ अच्छी बारिश होती है, तो हमको 8 से 9 महीने 10 महीने करीब सही पानी, मीठा पानी मिलने लगा। यहाँ पे जानवर भी आने लगे, वो भी ये पानी पीने लगे। कि यहाँ पे एक सहेजन का कुआं बनाया जा सकता है, जो कि खारे पानी के इलाकों में शैलो वेल्स होते हैं। ये कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते क्योंकि जमीन का पानी तो खारा है, और इनको खोदने के लिए बड़ा ध्यान से खोदना पड़ता है। अगर ज्यादा गहरा खोद दिया तो नीचे की सतह टूट के खारा पानी ऊपर आ जाएगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जमीन का पानी नहीं ले रहे, बल्कि सब सॉइल वाटर इसको कहा जाता है, कि सरफेस से जो पानी नीचे जाता है लेकिन उस एक्वीफायर में वो पानी नहीं गया है, उसके बीच का जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए ये कुएं डिजाइंड होते हैं। ये कुएं हमने बनाए, 2 या 3 जगह हमने डिग किया, उसमें से एक जगह हमारा सक्सेसफुल भी हो गया। और सक्सेसफुल इस तरीके से हुआ कि उसमें इतना पानी रहने लग गया कि हम लोग एक छोटा सा जंगल लगा सके। जब पानी का इंतजाम हो गया तो उसकी मात्रा के हिसाब से ही गौरव ने जंगल का इलाका डिसाइड किया। इसके बाद उन पेड़ पौधों की जानकारी जुटाई जो वर्षों पहले जमीन पर उगते थे, उनके बीज का इंतजाम किया। सारे नेटिव मिलेंगे, जितने पौधे आप यहाँ पे आसपास देख रहे हैं ये वही पौधे हैं जो आज से 150 साल 200 साल पहले इस लैंडस्केप में हुए होंगे। तो इसमें मिसवाक है, गांगेटी है, और गूगल यहाँ पे लग रखा है, कुमट यहाँ पे लग रखा है, इंद्रोक हमने लगा रखा है, मिसवाक है, खेजड़ी तो खैर है ही है, खीप, बुई और शिनिया, ये यहाँ का मेन जो रोही लैंड होते हैं उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा। तो ऐसे करते करते करीबन यहाँ पे 25 से 30 प्रजातियां हम लोगों ने लगा रखी है। शुरुआत हमने 45 स्पीशीज से की थी। धीमे धीमे हमें समझ में आया कि कौन सी नहीं लगानी है, कौन सी हटानी है। अब हमारी लिस्ट और प्योर होती जा रही है और ऑथेंटिक होती जा रही है, और अब हम लोग ग्रासेस के अंदर भी काफी घुस रहे हैं। तो इसमें आपको 7 से 8 प्रजातियों की घास भी यहाँ पे मिलेगी, जो कि घुटने के हाइट की होती है, छोटे पंजे की हाइट की होती है। 6 इंची से लेके 3-3 फीट की जो घास है वो यहाँ पे मिलती है। तो वो भी हम 8 से 10 प्रजातियां उनकी भी यहाँ पे आपको लगी हुई मिलेगी। जंगल आबाद हुआ तो उसके बाशिंदे भी लौट आए, क्योंकि रहने के लिए घास और झाड़ियां हैं, जीने के लिए मीठा पानी है। नादानी या लापरवाही से जो इकोसिस्टम वर्षों पहले खत्म कर दिया गया था, उसे गौरव ने काफी हद तक दुरुस्त कर दिया है। जो ये जंगल आप देख रहे हो, ये 4 साल पहले हम लोगों ने ये जंगल लगाया था। पिछले 2 साल से हमने इसको कोई पानी नहीं दिया। ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। यहाँ पे बहुत अनगिनत चिड़ियाएं हैं, हिरन है, सांप है, नेवले हैं, खरगोश हैं, लोमड़ियां हैं, जो यहाँ पे आती है। अपना खाना, अपना शेल्टर, अपना पानी इनको यहाँ पे मिलता है। और ये इस तरीके की एक हैबिटेट बन गई है कि आसपास के जानवरों के लिए यहाँ पे शेल्टर होता है। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम लोग इस तरीके के जंगल और जितने ज्यादा स्टैब्लिश कर सके, मारवाड़ की धरती के ऊपर वापस इन वनों को पुनः स्थापित हम लोग कर सके। घास और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अचानक कोई फूल अपनी सुंदरता से चौंका देता है, जिसका नाम याद नहीं आता। कुछ फल मिलते हैं जिनका स्वाद पहले कभी नहीं चखा। ये पौधे अरसे बाद अपनी जमीन पर उगे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करते हैं बाया के घोंसले। तो ये वीवर बर्ड जब यहाँ पे वापस आने लगी तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने मतलब आसपास हमारे जो गांव में जो काम करने आते हैं, यहाँ पे हमारी हेल्प करने आते हैं, तो उन्होंने ही हमें बताया कि ये जो वीवर बर्ड है हम यहाँ पे 40 साल पहले देखते थे। तो 40 साल से यहाँ पे वो सारा इकोसिस्टम था वो खत्म हो चुका था, वो जा चुका था। और धीमे धीमे जैसे ही विलायती कीकर हटाया गया, वो इकोसिस्टम अपने आप रिवाइव होने लगा। हमने उसमें बहुत थोड़ी सी कुछ और एडिशंस की, कुछ और ग्रासेस, कुछ और छोटे छोटे जंगल भी लगाए, पर मेजर काम जो था वो नॉन नेटिव जो स्पीशीज है, जो विदेशी प्रजाति है जिसने यहाँ पूरा ओवरटेक कर रखा था, उसको हटाते ही हमने काफी सारे चेंजेस यहाँ पे, बहुत सारे बदलाव हमने देखने शुरू किए। शहर से दूर जहां ये जंगल आबाद है, वही गौरव और उनकी पत्नी वर्षा ने अपना घर बनाया है। वर्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव की हमसफर बनी। इस घर में उनके साथ जैसे प्रकृति भी रहती है। घर है ना, ये हमारे हाथों से बना हुआ है। तो हम जब सुबह उठते हैं, आसपास अपनी जब चीजें देखते हैं, वो टेबल देखते हैं, पत्थर देखते हैं, ये कहीं हम हिमाचल से लाए, कोई उत्तराखंड से लाए, कोई साउथ से रामेश्वरम से कोई पत्थर लाया हुआ है, कोई लकड़ी का कुछ लाया हुआ है। तो रोज सुबह उठ के वही चिड़ियाएं जो हमारे साथ आके नाश्ता करती है, बाहर बालकनी में जाएंगे तो कौवे, बुलबुल, ये सारा हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो ये जो विजन हमने सोचा था, सिर्फ हमने सोचा था, यहाँ पे आके रहने से वो चीजें अपने आप आ गई। हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा इन सब चीजों के लिए। और धीरे धीरे ये घर ऐसा बन गया है कि इट्स लाइक हम अकेले नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं। सिर्फ हमारा अकेले का घर नहीं है, ये इन लोगों का भी उतना ही घर है जितना हम लोगों का घर है। पर्यावरण पर बातें बहुत होती हैं, चिंता भी जाहिर की जाती है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम क्या करें, इसकी समझ ज्यादातर लोगों में नहीं है। गौरव और वर्षा रास्ता दिखा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं।
बस मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने की देर है। एजुकेशन हौसला देती है तो टेक्नोलॉजी ताकत। इसकी बड़ी मिसाल बने हैं पंचकुला में रहने वाले सुमित मेहता। 39 साल के सुमित जन्म से ही ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर चलना तो दूर, खुद से बैठ भी नहीं सकते। लेकिन परिवार के सपोर्ट से सुमित ने इस बीमारी को खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया। मुस्कुराहट के साथ जिंदगी जीने वाले सुमित ने वो सब हासिल किया है जिसे पाना आसान नहीं होता। फिर आज मुझे तुमको बस इतना बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। जो ये एक बीमारी है, ये एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ही एक टाइप है। और मुझे जो ये बीमारी हुई है ये पैदाइश से ही है, बाय बर्थ ही है। और जैसा बचपन में था वैसा ही मैं अब हूँ। और इस बीमारी में बेसिकली होता ये है कि आपके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। तो उस वजह से फिर चलने फिरने में और आपके ओवरऑल जो फिज़िकल प्रोग्रेस है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी कि एक नॉर्मल इंसान की होती है। तो व्यक्ति जो है फिर अपना रोज़मर्रा की जो अपनी चीज़ें हैं उसके लिए दूसरों पर थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, व्हील चेयर यूज़ करता है। तो इस तरह की दिक्कतें थोड़ी पेश आती हैं इसमें। बचपन से ही ऐसे हैं, ना ही चल पाते हैं ना बैठ पाते थे। 10 साल की उम्र में तो बैठना लगे थे। उसके बाद इनको पढ़ाई करते रहते थे, बुक्स ला के मैं देता था इनको, तो ये पढ़ते रहते थे अपने और उसके डायरेक्ट इनको 4th में हमने दाखिल करवाया था। 4th के बाद 8th तक ये स्कूल जाते रहे हैं, हम इनको लेके जाते थे स्कूल में और ये वहाँ पढ़ते रहे हैं। उसके बाद 8th से लेके अप टू मास्टर डिग्री इन्होंने घर बैठ के ही इग्नू से की है इन्होंने। इनके अपने होशियार थे, ये ज़रूर है कि हमको ले जाना पड़ता था, हम इनका लगे रहे, इनकी मेहनत करते रहे। बाकी असली तो इनका क्रेडिट इसी को जाता है क्योंकि बहुत ही होशियार थे पढ़ाई में, अपने आप ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आते रहे। इच्छा शक्ति है उनकी, परमात्मा ने दिया है। कोई चीज़ अगर छीन लेता है परमात्मा तो उससे ज़्यादा कोई दे भी देता है। ऐसा होता है कि इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है परिवार का सपोर्ट। अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ से निकल पाना। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विद अ वेरी वंडरफुल एंड लविंग फैमिली। और चैलेंजेस तो देखिए हर स्टेज पर होते हैं। बचपन में अपने चैलेंजेस हैं और यंग एज के अपने चैलेंजेस होते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कदम कदम पर मेरे पेरेंट्स ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे इस तरीके से ग्रो किया है कि मुझे कभी इस तरह का आभास नहीं होने दिया कि मुझ में कुछ इस तरह की कमी है। एंड दे डिड व्हाटएवर दे कुड डू टू एजुकेट मी। और जैसे यहाँ पर एजुकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी हिम्मत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। तो उनकी हिम्मत थी कि वो पूरा उन्होंने सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए। तो फिर ये होता है कि जब ऐसा परिवार हो और इतना प्यार करने वाले लोग हों, सपोर्ट सिस्टम हो, तो कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो वो आफ्टर ऑल आप पार कर ही जाते हैं। एक्चुअली में तो ये बस आप ऐसा समझें कि खुदा की मेहरबानी थी कि बहुत एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में कंप्यूटर आया 2002 में। और काफ़ी मुश्किल डिसीजन था क्योंकि उस वक्त मुझे म्यूज़िक में और कंप्यूटर्स में से किसी एक को चुनना था एज अ करियर ऑप्शन। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हुए, समझते हुए टेक्नोलॉजी को जो है, क्योंकि मेरा काफ़ी झुकाव था म्यूज़िक के बाद टेक्नोलॉजी में, तो मैंने टेक्नोलॉजी को चुना। और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है
वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर एक इनेबलर का काम करती है, क्योंकि मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं सब मैंने घर पे ही की हैं, मैंने कोई रेगुलर जॉब नहीं की है। और आज भी मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 9 साल से। तो और वो कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में भी है, और 2 जगह पे है। हम कभी मिले नहीं हैं आपस में, लेकिन हम लोग पिछले 9 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। कि तो जी उसकी इच्छा शक्ति है कि वो उसने अपने आप ही अपनी जॉब्स ढूंढता रहता है। ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, इस वजह से वो उसको मतलब जॉब मिलती है। जहाँ भी इंटरव्यू वगैरह देता है सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो इसकी मेहनत है। क्योंकि हमने तो इसके लिए जॉब के लिए हमने कुछ नहीं करा, इसके जॉब के लिए तो एक बार हमने बस किसी से कह के थोड़ा सा इसका घर में थोड़ा काम शुरू करवाया था। उसके बाद तो इसने थ्रू आउट अपने आप ही अपने नेट पे सर्च करके जैसे भी है सब जॉब्स इसने जो भी 1-2 चेंज करी है सब अपने आप करी है। जॉब के लिए हमारे को कोई मतलब नहीं। एजुकेट ज़रूर करें अपने आप को, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो आपकी 30% है, लेकिन अगर आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया तो वो 100% हो जाएगी। तो इसलिए एजुकेशन, खास तौर पे पेरेंट्स को भी कहूँगा कि एजुकेट ज़रूर करें। ये ना सोचें कि हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा, ये क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। एजुकेशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मेरा झुकाव है कि समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं हमेशा से इस सोच का रहा हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो समाज से काफ़ी कड़वाहट रखते हैं, काफ़ी नाराज़ रहते हैं। फॉर्चुनेटली मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे सब जगह बहुत ही अच्छे प्यारे लोग मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे समाज को वापस कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं कुछ सोशल कॉजेज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहूँगा आने वाले समय में। और आध्यात्म की तरफ मेरा बहुत झुकाव हुआ है, तो स्पेशली भगवत गीता की तरफ मेरा बहुत ही ज़्यादा झुकाव। तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो है वो हर व्यक्ति की बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। तो उस तरफ भी मैं प्रोग्रेशन जो है वो करना चाहूँगा। हालात कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से जिंदगी की राह बहुत मुश्किल दिखाई पड़ती है, लेकिन यहीं पर इंसान के हौसले की परीक्षा शुरू होती है। अगर हार गए तो कुछ नहीं, लेकिन जीत गए तो आसमान भी छू सकते हैं। नोएडा में रहने वाले राजा बाबू को भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ा। महज 8 साल की उम्र में एक रेल हादसे ने उनकी एक टांग छीन ली, लेकिन राजा बाबू ने तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया और एक पैर पर खड़े होकर ही क्रिकेट के मैदान में झांक गए। नमस्कार, मेरा नाम राजा बाबू शर्मा है। मैं एक पैर से दिव्यांग क्रिकेटर हूं और 2013 से मैं लगातार दिव्यांग क्रिकेट खेलता चला आ रहा हूं और वर्तमान में मैं स्टैंडिंग क्रिकेट भी खेल रहा हूं दिव्यांगों का और व्हीलचेयर क्रिकेट भी खेल रहा हूं मध्य प्रदेश टीम से। और क्रिकेट की बात की जाए तो 2013 से MCD 11 से नॉर्मल में मैंने मैच खेले लगभग 4 साल, और उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी की बात की जाए तो मैंने लगभग भारत के 12 से 13 राज्यों में लगातार कंटिन्यू जो स्टैंडिंग टीम इवेंट थे वो खेले। राजा बाबू को मैं पिछले 7-8 सालों से जानता हूँ, और ये भी मुझे एक ग्राउंड में ऐसे मिला था कि मतलब मेरे को देख के लगा कि यार ये बंदे की एक लेग नहीं है, तो मैं इससे बात करने ही गया था। तो मैंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे सर मैं यहाँ देखने आता हूँ। तो मैंने खेलना है, इन्होंने कहा सर खिला लो। तो मैंने फिर अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा इस लड़के को गेम देखते हैं। लेकिन जब हमने इसका गेम देखा ना तो कई बार ऐसा लगता था कि हम 2 लेग्स होते हुए भी शायद इतने मजबूत नहीं है जो ये एक लेग पे काम कर रहा है। मतलब मेरी नज़र में तो यार ये स्टार है।
मेरे पापा 4th क्लास कर्मचारी थे रेलवे में, तो रेलवे आवास मिला हुआ था, उस वहाँ कॉलोनी में रह के स्कूल गया था। स्कूल से मैं आ रहा था, वो दिन था 28 फरवरी 1997, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में ट्रेन के नीचे से मैं निकला तो मेरी कॉलर फंस गई थी, और कॉलर फंसने के बाद मैं छोटा था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि आज कुछ ऐसी घटना घटनी है कि शायद ही वो जिंदगी भर के लिए नासूर बन जाएगी। मैं तो नासूर उसे नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए वरदान साबित हुई। तो मेरा उस ट्रेन हादसे में मेरा एक पैर कट गया, और वो जो क्षण है ना, अभी भी याद आते तो बड़ा दिल दुखता है। जो पारियां थी ना सर, ऐसी बहुत सारी पारियां। अब जैसे व्हील चेयर क्रिकेट में मैंने जब आया हूं तो मैंने एक ही टूर्नामेंट में 70 छक्के मार दिए। 70 छक्के। 4 टीमों का मैच था, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली और मध्य प्रदेश। उसमें 5 मैच हुए थे, लीग से लेकर फाइनल तक 5 मैच हुए। 5 मैचों में मैंने 70 छक्के मार दिए, और उसमें मुझे मैन ऑफ द मैच, सारे मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी मुझे, बेस्ट बैट्समैन का भी खिताब, मोस्ट रन्स का, मतलब जो भी एक टूर्नामेंट का अवार्ड होता है ना, वो सारा मुझे मिला। राजा बाबू को जब हम मिले, मैंने क्रिकेटर्स देखे हैं दोनों, सब कुछ फिजिकली परफेक्ट फिट, उनके पास वो टैलेंट नहीं है। दे आर डूइंग ट्रायल्स, कि ट्रायल्स के लिए भी जा रहे हैं वो, उनके पास वो टैलेंट नहीं है जो राजा बाबू के पास है। एक टांग पे खड़े होके पुल और हुक शॉट मैंने सच में, बिलीव मी, आई से देखा नहीं है। 2014-15 में मैं गाजियाबाद शिफ्ट हुआ, और गाजियाबाद आने के बाद शादी होकर मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ की ये सोचकर यहाँ शिफ्ट हुआ कि यहाँ पर तो कंपनियां बहुत सारी हैं, यहाँ कंपनियां बहुत सारी हैं, कोई ना कोई तो काम दे ही देगा। तो मैं प्रत्येक कंपनी में गया, किसी ने काम नहीं दिया मेरी दिव्यांगता को देखते हुए। फिर 2018 में जब वो साउथ का जो मेरा मैच था, उसी दिन मेरा न्यूज प्रतिष्ठित अखबार में निकला एक, और उस न्यूज को पढ़कर एक नोएडा के बिजनेसमैन हैं, राकेश मसाले कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया मेरा पैर लगवाने का। तो पैर के लिए मैंने मना कर दिया था कि सर पैर सक्सेस नहीं हो पाएगा, पैर लगा के मैं खेल नहीं पाऊंगा, अगर आपको कुछ करना ही तो मेरे लिए एक ई रिक्शा दे दिए। तो सर उन्होंने एक ई रिक्शा दे दिया था 2018 में। तब से अभी ई रिक्शा ही मेरा और मेरे परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। अभी सर कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज होती है, तो अगर काम की बात की जाए तो मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं दे सरकार, क्योंकि सरकारी नौकरी है ही नहीं देश में। मुझे कोई प्रतिष्ठित उनके कोई भी, चाहे वो सचिवालय हो या केंद्र में या कहीं, या उनके जो हॉस्पिटल्स हैं या कहीं पे भी, मुझे एक छोटी सी कैंटीन दे दे जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। और मुझे, क्योंकि मैं अपने लिए तो खेल ही रहा हूं, पर मैं देश के लिए भी खेलना चाह रहा हूं, तो देश के लिए खेलने के लिए मुझे चाहिए क्रिकेट के इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे सभी प्लेयर्स को सुविधाएं मिल रही हैं, उसका 10% हमें भी मिल जाए, तो मैं भी विश्व पताका पे तिरंगा लहरा सकूं। अभी दिल में यही है ना, आगे बढ़ते जाना है। ये मंजिल कहां तक ले जा रही है, वहां तक पहुंचना है। और अपने जो सपने जो पूरे नहीं हो सके, मेरा बेटा है कृष्णा शर्मा, अभी 8 साल का हो गया है, तो अब उसको क्रिकेट की बारीकियां सिखाकर जो सपने रह गए हैं मेरे अधूरे, कि शायद व्हीलचेयर क्रिकेट में यहां पर इंडिया का लोगो आने की तरफ बढ़ रहा हूं, पर एक स्टैंडिंग वाला जो बीसीसीआई वाला लोगो जो इधर है ना, वो अपने बेटे की चेस्ट पे लगवाना।
हादसे ने एक पैर छीना था, हौसला नहीं। राजा बाबू अब भी अपने मन के राजा थे और मन में क्रिकेट बसता है। एक टूर्नामेंट में 70 से ज्यादा छक्के मारने वाले राजा बाबू का गेम अभी भी जारी है, लेकिन उनको अपने हक का इंतजार अभी भी है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स इस कदर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं कि इनके बगैर रहना मुश्किल है। लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म्स दोस्तों और करीबियों को अपनी बातें बताने और तस्वीरें शेयर करने के लिए है? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए हो सकता है? हो सकता है, यकीनन हो सकता है। उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर दीपक रावत ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शुरू किया है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े, उनकी शिकायतें सुनी और तुरंत रास्ता निकाला। काम करने के इस तरीके से आम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। इसलिए दीपक रावत अब सोशल मीडिया पर हिट है। मान लेते हो सकते किस दिन कोई भी ना आई हो। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। सरकारी दफ्तरों में शिकायतें, उससे जुड़ी हुई फाइलें और उन पर चढ़ने वाली धूल, ये एक आम नजारा मालूम होता है। इन सभी समस्याओं का समाधान जाहिर सी बात है एक लंबा वक्त लेता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अफसर से मिलवाने वाले हैं जिनके पास समस्याएं तो खूब सारी हैं, लेकिन उनका समाधान सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि चंद मिनटों में मिल जाता है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्ते, मेरा नाम दीपक रावत है और मैं 2007 बैच का आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा कैडर उत्तराखंड है। करंटली मैं कुमाऊं मंडल में एज ए डिविजनल कमिश्नर पोस्टेड हूं। इसके अंदर 6 जिले आते हैं। जिस देश में लोग आराम तलबी के लिए अफसरशाही लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जहां लेट लतीफी अफसरों की पहचान बन गई है, उस देश में दीपक रावत जैसे अधिकारी भी हैं जो सिस्टम की सुस्ती भगाने के लिए नया प्रयोग कर रहे हैं। पोल लटक रहा है, आपके छत पे गिर सकता है, इसमें तो कोई बजट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको डिपार्टमेंट को बताना है। पानी लीक कर रहा है, कई दिनों से बह रहा है, सीवर ठीक करने कोई नहीं आ रहा है, गैस की डिलीवरी नहीं हो रही है। दीज आर सर्विस कंप्लेंट्स विच कैन बी एड्रेस्ड। या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट पेंडिंग है, फलाना जगह पे पेंडिंग है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। या फिर हमारी जमीन एक्विजिशन में ली गई थी, हमारा पेमेंट नहीं हुआ है, ये हो जाएंगी। आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में शिकायतों से निपटने का बढ़िया तरीका उन्हें फाइलों में बंद कर देना होता है। इसके बाद शिकायतों की फाइल धूल फांकती रहती है। देर सवेर अगर कहीं काम हो गया तो उसे चमत्कार कहा जाता है। लेकिन दीपक रावत के काम का तरीका ऐसा है कि फाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा काम फोन पर होता है और फटाफट होता है, यानी चमत्कार का चक्कर ही नहीं। दीपक रावत की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, ट्विटर पर लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन उनके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का मतलब है सीधे लोगों से मुखातिब होना, उनकी शिकायतों को सुनना और फिर शिकायतों का समाधान करना। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। मेनली मेरी जो कंप्लेंट्स आती हैं वो फेसबुक पे ही आती हैं।
लेकिन उस पर मैंने अपना जो व्हाट्सएप नंबर है बहुत पहले से उसको मैंने पब्लिक किया हुआ है, और मेरा उसका यही उद्देश्य था कि कोई कभी इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट लोग अपनी बात कह सकें। ये जरूरी नहीं है कि मैं इंस्टेंटली व्हाट्सएप का जवाब दे दूं, लेकिन दिन में जब भी मुझे फुर्सत होती है जो थोड़ी, और मैं आराम से मैसेजेस देखता हूं और उसमें मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे ही जुरिस्डिक्शन का मामला है और मेरे स्तर से या मेरे दखल से ये ठीक हो सकता है, तो मैं उसको पूरा कोशिश करता हूं कि मैं उसको करूं। और एक और बहुत बड़ा फायदा सोशल मीडिया का होता है कि जब आपदाएं आती हैं तो जो बड़ी समस्या होती है प्रचार प्रसार की, बताना साहब यहां ना आए या डेंजरस है इस रूट को लें, वो बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका भी मैंने लॉ एंड ऑर्डर में और डिजास्टर्स में बहुत अच्छा इस्तेमाल होते हुए देखा। सिस्टम की समस्या यह है कि आम आदमी उससे कनेक्ट होने का तरीका नहीं जानता। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव आए हैं, प्रशासन की दक्षता बढ़ी है, लेकिन सोशल मीडिया से भी प्रशासन को स्मार्ट बनाया जा सकता है, यह सोच दीपक रावत की है। लोगों को पता है कि जानकारी मिलते ही दीपक रावत तुरंत एक्शन लेते हैं, इसलिए लोग भी सीधे कम्युनिकेट करने में यकीन करते हैं। कई बार ट्विटर पर शिकायत समय रहते मिल गई तो कार्रवाई भी तुरंत हो गई। एक बार ऐसी जब मैं हरिद्वार में था तो ट्विटर में किसी ने मेरा नंबर ट्विटर से लिया और मुझे फोन करके बताया कि सर अभी कॉरेस्पॉन्डेंस का एग्जाम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर ही नकल हो रही है। तो तब मैं इत्तेफाक से वहीं पे था, तो मैं सेंटर में ही चला गया और मैंने देखा तो मुझे उस बात की पुष्टि हुई, तो वो एग्जाम भी फिर कैंसिल हुआ। तो कई बार इंस्टेंट न्यूज मिलने से डेफिनेटली फायदे होते हैं। दीपक रावत के काम के अंदाज से आम लोग और सरकारी अधिकारी दोनों वाकिफ हैं, और इस तरह प्रशासन का सोशल मीडिया वाला मॉडल हिट है। मैं दिन में एटलीस्ट 2-3 बार ध्यान से देख लेता हूं, जब मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। उस दौरान मैं ये भी एक तरह से फिल्टर कर लेता हूं कि ये अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनको सुना जाना चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके दुष्प्रभाव पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन दीपक रावत ने साबित किया है कि यह प्लेटफॉर्म जन सेवा के लिए कारगर साबित हो सकता है। अगर लोगों का भला होता है तो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का इस्तेमाल अच्छा है। दीपक रावत ने यह संदेश भी दिया है कि प्रशासन के परंपरागत तरीकों के साथ साथ नए रास्तों की खोज भी होनी चाहिए। नई चीजों को लेकर दीपक रावत में जो उत्सुकता बचपन में थी वही आज भी है। ये उत्सुकता ही कुछ नया, कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देती है। पेरेंट्स पूछते थे कि बेटा क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं कहता था मैं तो कबाड़ी बनूंगा, और कबाड़ी बनना चाहता था। और मेरे पास एक छोटा मोटा कबाड़ का थैला था भी, तो उसका मैं सुबह उठने पे क्लास 3-4 में, तो मतलब जब मैं 3-4 एज मेरी थी, तो तब तो स्कूल तो कोई नहीं जाता है 3 साल में, तो मैं सुबह उठ के अपना पूरा उसकी बाकायदा दुकान कबाड़ी की लगाता था। उसमें जो भी डिस्प्ले में हो, चाहे पुराना कोई ब्रश हो, पॉलिश का डब्बा हो, व्हाटएवर, तो मैं दुकान लगाता था और मुझे अच्छा भी लगता था। और शायद इसलिए लगता होगा कि मुझे लगता है बच्चे बाय नेचर तो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आसपास की चीजों के, और ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आज भी है। जो कबाड़ी वाली क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी मैं आज भी रिटेन करता हूं। नई चीजें मुझे एक्साइट करती हैं। मुझे कम्युनिकेशन यानी बातचीत कामयाबी का मूल मंत्र है, घर परिवार हो या दफ्तर। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। प्रशासन को बेहतर बनाने में भी कम्युनिकेशन मददगार हो सकता है, ये बात दीपक रावत से समझी जा सकती है। करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। सिस्टम को उसके हाल पर छोड़कर आराम से नौकरी करने का रास्ता दीपक रावत के सामने भी रहा होगा, लेकिन आज उनकी चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिस्टम में सुधार की कोशिश की। सोशल मीडिया का बना बनाया मंच मौजूद था, उन्होंने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। फिर क्या था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस वक्त हमारे साथ IAS ऑफिसर दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। थैंक यू रवीना जी, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोगों की शिकायत फटाफट दूर की जा सकती है, ये आइडिया कैसे आया? देखिए रवीना जी, इसमें आइडिया वाली बात तो नहीं थी। जब मैं नैनीताल DM था तो मैं देखता था कि बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे फेसबुक के माध्यम से आ रही हैं, या उनमें मुझे टैग किया जा रहा है, या फिर कभी कोई आपदा आ जाती है, कहीं पे कोई लैंडस्लाइड है,
तो लोग स्ट्रैंड हो जाते हैं, तो मुझे बता रहे थे हम यहाँ पे फंसे हैं। लेकिन इसका मेजरली मुझे आइडिया आया था जब एक बार काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड में हुई थी, तो उसमें बहुत से टूरिस्ट और लोकल्स मुझे बताते थे कि फलाना फलाना जगह आग लगी थी। और उस दौरान हमारी टीम ने बहुत जगहों पे वन अग्नि पे अच्छा काबू पाया। और मुझे लगा कि ये बड़ा सशक्त माध्यम है बातचीत करने का, जुड़े रहने का और पब्लिक ग्रीवांसेस को सॉल्व करने का। और धीरे धीरे मैंने इसको फिर व्हाट्सएप पे भी एक्सपैंड किया, मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिव भी होने लग गया। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर को भी पब्लिक किया। ये अलग बात है कि मैं सारे नहीं देख पाता हूँ, लेकिन जितने भी देख पाता हूँ मेरा प्रयास रहता है कि मैं रिस्पॉन्ड करूँ। सोशल मीडिया पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्या इसका दबाव काम करता है? देखिए, अगर क्रिटिसिज्म कभी भी किसी चीज को लेकर सकारात्मक है और वो सही है तो उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, निश्चित रूप से। मान लीजिए कोई एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है, वो एड्रेस नहीं हुई और आज की तारीख में वो आलोचना के रूप में आ रही है, तो मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लूंगा, मैं उसको आलोचना के रूप में नहीं लूंगा। क्योंकि एज अ गवर्नमेंट ये हमारी ड्यूटी है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप चीजों को सरल बनाएं और समाधान की ओर बढ़ें। समाधान की ओर में बढ़ना चाहिए। अगर वो आलोचना के रूप में आ रहा है तो भी हम उसको पॉजिटिवली, एटलीस्ट मैं तो उसको पॉजिटिवली ही लेता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू रवीना जी, थैंक यू सो मच। अगर सम्मान के साथ किया जाए तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे आसपास ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे काम करते हैं जिसे करने के लिए पढ़ाई लिखाई की खास जरूरत नहीं होती। एक ऐसा ही काम है चाय बेचना। आज देश में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि कहीं कोई एमबीए वाला या इंजीनियर चाय बेचने का काम करता मिल जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़की पिछले 12 साल से ये काम कर रही है और ये काम उसे अपने पिता से विरासत में मिला है। साल 2014 में चाय खूब चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके बाद चाय के प्रति मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का नजरिया पूरी दुनिया का बन जाता है। और इसी तरह से अपने मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए एक एमए पास लड़की चाय की ये दुकान खोलती है ताकि उसका और उसके परिवार का पूरी तरह से भरण पोषण हो सके। आइए आपको इसी की दुकान में लिए चलते हैं और इसके संघर्ष की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से एक लड़की ने इस चाय की दुकान के जरिए एक सपना देखा है और अपनी जिंदगी को जी रही है। मेरा नाम अंजना रावत है। मैं उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से हूँ। मैं 31 साल की हूँ और मैंने बीए, एमए और एमएसडब्ल्यू किया है और 11-12 सालों से मैं चाय की दुकान चला रही हूँ। चाय की दुकान से ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। मैंने चाय की दुकान 17-18 सालों से स्टार्ट की थी, जब मैं 17-18 साल की थी। और चाय की दुकान संभालने का मेरा मोटिव ये था, मेरे पापा पहले उस दुकान को चलाते थे। पापा किसी बीमारी से ग्रसित थे, इस वजह से पापा हमें छोड़ के चले गए, जिससे घर की परिस्थितियां बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उसको संभालने के लिए मुझे वो दुकान चलानी पड़ी। तब से मैं वो दुकान चलाती हूँ। जब मैंने दुकान शुरुआत की थी तो पहले तो मुझे चाय बनानी तक नहीं आती थी। मुझे पता नहीं था कि चाय बनाते कैसे, क्योंकि घर पे हमेशा मम्मी करती है काम, दीदी, बड़ी दीदी थी तो वो करती थी काम। तो दुकान पे लोगों ने सिखाया कितना पानी डालना है, कितनी चीनी डालनी, कितनी चाय पत्ती, कितना दूध, तो धीरे धीरे करके सीखा। पर जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोग मुझे गलत कमेंट्स करते थे। जैसे बॉयज़ जाते थे तो कमेंट्स करते थे, मतलब ऐसा है कि मैं रोल दे रही थी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कि ऐसे लोग भी हैं जो डिमोटिवेट भी करते हैं।
पर लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि आपको कोई तकलीफ होगी, आस पास के भैया लोगों ने, कुछ भी होगा आप मुझे बुलाना, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके मैंने अपना काम शुरुआत की। कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोग इतना बोल देते थे ना कि मैं रोते रोते घर आ जाती थी, मम्मी को बोलती थी मुझे नहीं करना ये काम, कि मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूँगी। फिर मम्मी कहती नहीं करेंगे तो घर का कैसे चलेगा खर्चा, पापा का इलाज कैसे होगा, ये सो। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर यही सोच के चलना था कि वही घर तो चलाना है, खाना भी खाना ही है, चूल्हा भी जलेगा ही, कैसे करेंगे, फिर पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए फिर ये सोच के मैं फिर दुकान चली जाती थी। तब से मैं ये सोच के चलती थी। मोटिवेशन तो मेरी मम्मी थी, और जब भी मतलब मैं दुकान पे जाती थी तो मैंने पापा की फ़ोटो रखी है। तो मैं पापा को देखती थी कि जब पापा एक्सपायर हो गए थे तो पापा की फ़ोटो लगाई थी। तो मैं देखती थी जब पापा इतने हमारे लिए करते थे तो हमें भी करना चाहिए, मुझे अपनी मम्मी के लिए करना है। तो मैं मम्मी को लेके सोच के फिर मेरे को ये था कि यहाँ दीदी की शादी भी है अभी, फिर मेरी पढ़ाई भी है, फिर हमारा उस समय हमारा घर नहीं था। तो ये घर अब मैंने अभी बनाया है, भले मैंने लोन लेके बनाया है पर मैंने अभी बनाया है। तो उस समय हमारा घर भी नहीं था। तो मम्मी के मम्मी हमेशा बोलती थी हम दूसरों के घर पे रह रहे हैं, कब तक दूसरों के घर पे रहेंगे। तो ये था कि हमें घर बनाना है। तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा सोच सोच के मैं फिर दुकान ही चलाती रही। जब मेरे बीए था, पापा तो हॉस्पिटल में थे, तो मैं पहले सुबह मॉर्निंग में दुकान जाती थी। फिर मेरी 11 बजे से क्लासेस होती थी कॉलेज की, फिर मैं 11 से 3 बजे तक कॉलेज में रहती थी। फिर कॉलेज से आने के बाद मैं लंच किया, फिर 4 बजे दुकान चली गई। फिर ऐसे करके मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। तो कई बार ऐसा होता था क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती थी, छूट जाती थी दुकान के चक्कर में। पर मेरे जो टीचर लोग थे मेरे बहुत सपोर्टिव थे। वो लोग मुझे ना मोबाइल में क्लासेस देते थे। वो मुझे मोबाइल में या कई बार दुकान पे आ जाते थे कि भाई आज हमने ये किया, जो ये तुम्हारे नोट्स है तुम घर पे पढ़ लेना। तो आधे से ज़्यादा मैंने पढ़ाई ऐसे में की। दीदी की शादी मैंने अपनी दुकान से की है, और घर भी मैंने यहीं से बनाया दुकान से। और घर का A to Z मतलब घर का सामान, राशन पानी, मतलब घर की बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ मैं दुकान से करती हूँ। ये पढ़ाई के बाद जैसे मैंने MSW किया है, तो मैंने कई NGO में भी अप्लाई किया था। बट उस समय जब पापा एक्सपायर हुए थे तो मम्मी की इतनी अच्छी हालत नहीं थी कि मम्मी को अकेला छोड़ के मैं चले जाऊँ। इस वजह से मैं थोड़ा रुक गई। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस नहीं हुआ मुझे जॉब का। कहते हैं ना कि जॉब के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। जिस फील्ड में मैं MSW की फील्ड में मैं जब भी जाती थी तो मैं हमेशा उससे बाहर निकलती थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। इस वजह से मुझे वो बाहर कर दिया करता। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और ऐसे नहीं कि अनपढ़ ही लोग चाय ही बेच सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चाय बेच सकते हैं। आज के टाइम पे एक रोजगार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चाय की दुकान हो या सरकारी नौकरी हो। और जब आज के टाइम पे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वो हम क्यों नहीं बन सकते, या हम कुछ कर क्यों नहीं सकते। वो तो अपनी अपनी सोच है ना, कोई कैसा सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि लड़की है या लड़की एक चाय की दुकान नहीं चला सकती है। लड़की अगर सोच ले तो बहुत कुछ कर सकती है। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी तरह अपने हौसलों के जरिए छोटी सी चाय की दुकान से बड़ा सा सपना देख रही हैं अंजना रावत, और ये साबित कर रही हैं कि विकट परिस्थितियों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, विपरीत भाव में भी एक लड़की यदि चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है। चाहिए तो उसे सिर्फ हिम्मत और उम्मीद, जिसके जरिए अंजना अपने सपनों को पूरा करने का सपना देख रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी
देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।